देख बेटा, चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम पढ़ोगे चार्ज फ्लो पर सेकंड, और इस चार्ज फ्लो पर सेकंड का नाम होता है करंट। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है करंट का। करंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज फ्लो पर सेकंड इज नोन एज करंट। करंट का फॉर्मूला Q बाई टी तो होता ही है, लेकिन Q जो होता है इसमें वो एनी के इक्वल होता है। तो अगर Q जो है उसकी जगह एनी कर देंगे तो करंट के लिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा? एनी बाई टी आ जाएगा। तो करंट के लिए फॉर्मूला आ गया, अगला फॉर्मूला एनी बाय टी। अब इसमें जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर एन बाई टी निकाल ले तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? एन बाई टी की वैल्यू को निकालने के लिए आई की वैल्यू को ई से डिवाइड करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब अगर आई की वैल्यू को हम 1 एम्पियर कर दें और ई की वैल्यू को 1.6 इंटू 10 की पावर से 19 पुट कर दें, तो वैल्यू जो आएगी एन बाई टी की वो कितनी आएगी? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि अगर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो कर जाएं, तो वायर में फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर का। यानी 1 एम्पियर का मतलब होता है कि जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, या फिर इसका मतलब होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में फ्लो कर जाए, तो वायर में फ्लो करने वाली करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर की। कुल मिलाकर के जो ऊपर वाला फॉर्मूला है आई का, एन ई बाई टी, इस फॉर्मूले के अंदर आई प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है? एन बाई टी के। अब ये एन बाई टी जो होता है ना, ये इंटेंसिटी भी कहलाता है। ठीक है, फोटॉन्स के केस के अंदर। सही है। तो आई की जो वैल्यू होती है वो इस एन बाई टी की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आई का एन बाई टी के साथ आप ग्राफ लेंगे तो ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि जब आप एक किसी वायर के अंदर करंट को पास कराते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करते हैं। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की स्पीड होती है उस स्पीड का नाम होता है ड्रिफ्ट स्पीड। तो जैसे ये एक वायर है, उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस वायर को तुमने एक सेल से अटैच कर दिया, तो वायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। वो पर्टिकुलर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? वीडी से। ठीक है। और ये लगभग कितने के ऑर्डर में होती है? 10 की पावर माइनस के 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला आता है वी डी इज टू ई बाई एम इंटू टाउ। क्या फॉर्मूला आता है? वी डी इज टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। उसमें टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कोलिजन के बीच का समय। दो कोलिजन के बीच का समय, जिसकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 10 की पावर माइनस का 14 पर सेकेंड। सही है। और ई जो है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? वी अपॉन एल। तो अगर इस ई का फॉर्मूला वी अपॉन एल उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास अगला जो फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो आ जाएगा ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। और पहला फॉर्मूला क्या बताया? ई बाई एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले हो गए? दो। सही है। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसे कब आप लगाओगे? जब बात किसकी हो रही होगी? सेम पोटेंशियल पर। किसकी बात हो रही है? सेम पोटेंशियल पर। और पहला वाला फॉर्मूला क्वेश्चन जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो। जब क्वेश्चन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो, पोटेंशियल के बारे में नहीं दे रखा हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, कैसे ड्राइव हुआ, वो देखते हैं अगले टॉपिक के अंदर। तो अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, उसको ड्राइव करने का तरीका क्या है? तो मान लो कि तुम्हारे पास ये एक वायर है एल लेंथ का। इस वायर को तुमने 20 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दिया और वायर में तुमने करंट फ्लो कराया। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? कैपिटल है। ठीक है। इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एन से। एन क्या है? नंबर डेंसिटी। एन क्या है? नंबर डेंसिटी। जैसे ही आप वायर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के अंदर ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी। तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एन इंटू ए इंटू एल करोगे। इसमें ए का मतलब है एरिया, एल का मतलब है लेंथ, और एन का मतलब स्मॉल एन का मतलब है नंबर
डेंसिटी। इससे क्या निकल करके आ गए वायर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर्मूला आपको पता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई के इक्वल। तो कैपिटल एन की वैल्यू ऊपर क्या निकाली है, एन ए एल, उसको उठा के इस फॉर्मूले के अंदर सेट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया क्यू का, एन ए एल ई। अब टाइम कैलकुलेट कर लो, चार्ज तो आ ही चुका है, टाइम कैलकुलेट कर लो, तो वायर की लेंथ कितनी है, एल, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड हो गया। तो टाइम के लिए फॉर्मूला हो गया एल अपॉन वी डी। अब करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू आपने ऊपर निकाला है कितना, एन ए एल ई, उसको आप टी से डिवाइड करेंगे, टी का क्या फॉर्मूला निकाला है, एल अपॉन वी डी। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो एल से एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा रिलेशन निकल के आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये आ गया निकल कर रिलेशन किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, ई बाई एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था, ई बाई एम इंटू टाउ। फॉर्मूले के अंदर अगर आपको निकालनी हो करंट डेंसिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से। तो जे का क्या फॉर्मूला होता है, आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई अपॉन ए, और आई का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ए एन ई वी डी। नीचे ए से आप डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे के लिए क्या फॉर्मूला बचेगा, एन ई वी डी के इक्वल। जे के लिए क्या फॉर्मूला बचेगा, एन ई वी डी के इक्वल। इतनी बात आ गई समझ में। तो जे का फॉर्मूला निकाल के लाए, जे इज टू एन ई वी डी के इक्वल। अब यहाँ से हम डिड्यूस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ का डिडक्शन क्या है, तो ओम्स लॉ का मतलब होता है कि वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वी अपॉन आई का रेशियो तभी कांस्टेंट रहेगा जब आप उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब इसमें वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ई बाई एम इंटू टाउ। उसको उठाकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन पुट कर दो। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन ई स्क्वायर वी इंटू टाउ अपॉन एम एल। ये आ गया आई का फॉर्मूला पूरा। अब आई का जो ये जो पूरा फॉर्मूला आ रहा है उसके अंदर आपको कैपिटल भी दिखाई दे रहा है, उस वी को अब आई के नीचे उतार लाइए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करते ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी अपॉन आई। तो जैसे ही आप वी अपॉन आई करेंगे तो एम एल वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा और ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा। तो वी अपॉन आई का रेशियो कितना आ गया, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अब इसमें एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, एल का मतलब है वायर की लेंथ, ए का मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, एन का मतलब नंबर डेंसिटी, का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। इन सबकी वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट है, वो तो बदलेगी नहीं। तो ये जो वी अपॉन आई का रेशियो आ रहा है वो रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अगर वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो हम यही तो बोलेंगे कि वी प्रोपोर्शनल किसके चला गया, आई के। और जब भी वी प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो जो रिलेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या मतलब है कि वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। या ये कह लीजिए कि वोल्टेज जब भी आप अप्लाई करेंगे कंडक्टर के दोनों सिरों पर, तो वायर में करंट फ्लो करेगी। सही है। और ये बात तभी वैल्यू वैलिड है जब वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वायर पे किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल स्ट्रेस ना लगाया जा रहा हो। तो इस बात को प्रूव करने का तरीका ओम्स लॉ का डिडक्शन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आई इज टू ए एन ई वाले वीडी वाले रिलेशन के अंदर हमको नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। सही है, हमारे पास नंबर डेंसिटी गिवन नहीं होती है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन नहीं है तो निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। स्मॉल एन की वैल्यू निकालने का तरीका है एन ए इंटू एक्स इंटू डी बाई एन। इसमें एन ए का मतलब है, एन ए का मतलब है वेगेटोज नंबर, कैपिटल एम का मतलब है एटम का मास या जो मॉलिक्यूल दिया हुआ उसका मास, डी का मतलब है डेंसिटी, और एक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। एन एक्स का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। स्मॉल एन क्या चीज है, नंबर डेंसिटी, जो कि कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अज्यूमिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम डिटरमाइन। मान लो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से मिल रहा है, तो आपको डिटरमाइन करनी है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ कॉपर, यानी क्या निकालनी है, स्मॉल एन की वैल्यू यानी नंबर डेंसिटी। क्वेश्चन में आपको डेंसिटी कॉपर की दे रखी है, एटॉमिक मास आपको कॉपर का दे रखा है। तो आपको ऊपर एक फॉर्मूला बताया, स्मॉल एन इज टू एन ए इंटू एक्स इंटू डी बाई एम। डी का मतलब डेंसिटी, एन ए का मतलब वेगेटोज नंबर, एम का मतलब एटॉमिक मास, एक्स का क्या मतलब बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है पर एटम, 1। तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो गई, 1। एन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए,
एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेंसिटी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 8.9 × 10⁻³ डिवाइड कर दीजिए कॉपर के एटॉमिक मास से, पूरे को सॉल्व करेंगे तो नंबर डेंसिटी कितनी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, आंसर जो भी आएगा वो 10⁻28 में आ जाएगा। आंसर कितने में आएगा, 10⁻28 में, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ज्यादातर एटम्स के अंदर नंबर डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन है कि एक वायर है आपके पास, उस वायर में आपने करंट फ्लो कराया, पहले वायर की रेडियस आर थी, आगे जाकर के उस वायर की रेडियस डबल हो गई। तो पहले आर रेडियस की वायर में अगर आई करंट था, तो 2r रेडियस की वायर के अंदर बताइए कितनी करंट, जो करंट है वो आई है, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, दोनों वायर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। कॉपर का वायर दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, सही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आप कैसे निकालोगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन बताया था, I=NEVD। इस रिलेशन के अंदर करंट तो दोनों वायर के अंदर आपको सेम दिख ही रहा है, नंबर डेंसिटी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट फिक्स हो गया। अगर एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट फिक्स हो गया तो इस रिलेशन को हम ओपन कर लें, A1V1 A2V2 के अंदर। अब A1 की जगह आप क्या लगा दें, पाई R1², A2 के अंदर क्या लगा दें, पाई इंटू R2²। R2 कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, डबल रेडियस दिया हुआ, तो R2 के अंदर क्या पुट करेंगे, 2R, और R1 में क्या पुट करेंगे, R। सॉल्व करिए रिलेशन को, तो सॉल्व करते ही V1/V2 का रेशियो कितना आ गया, 4/1 का, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, सही है। यानी दूसरे वायर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पहले वायर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपैरेटिव 1/4 हो जाएगी, यानी वायर का रेडियस दोगुना करते ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो केस है वो आता है मोबिलिटी का, ठीक। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम पूरा फॉर्मूला डाल दें, E/m × टाउ, तो कैपिटल ई से कैपिटल ई कट जाएगा, तो मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला कितना बचेगा, Q/m × टाउ, Q/m × टाउ। अब यहाँ पर म्यू जो है वो है मोबिलिटी, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट और रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बता ही दिया क्या होता है, ड्राइव कैसे करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वो देखिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग कितना होता है, 10⁻28 से 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के अंदर होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स वायर के अंदर जितने भी होते हैं ये इलास्टिक मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करते हैं, यानी ये लगातार वायर के अंदर टकराते रहते हैं, जिस तरह से कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं, ठीक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं अलग अलग वेलोसिटी से, जैसे कि कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन करते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने पर, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस तो नहीं होता, जिसकी वजह से वायर के अंदर किसी भी तरह की इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं करती है, सही है। काइनेटिक एनर्जी का इनिशियली कोई लॉस नहीं होता है, रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करने पर जो इनके पास वेलोसिटी आती है वो कहलाती है आरएमएस वेलोसिटी। क्या कहलाती है, आरएमएस वेलोसिटी। इस आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, √3kT/m। इसमें k का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी आती है ये कहलाती है एवरेज इनिशियल स्पीड। एवरेज इनिशियल स्पीड जो लगभग कितने के ऑर्डर में होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m का मतलब है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप इस वायर के दोनों सिरों पर बैटरी को अटैच करते हैं या सेल को अटैच करते हैं, तो दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। उस वेलोसिटी का नाम होता है फाइनल वेलोसिटी, और उसी फाइनल वेलोसिटी का नाम होता है, एवरेज फाइनल वेलोसिटी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये है कि इनिशियल स्पीड जो आपने निकाली है वो कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। एक्सप्रेशन को यहां से करो, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, इट इज द एवरेज फाइनल वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को निकाल लीजिए, पूरे का एवरेज ले लीजिए, आपको फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट V1 V2 V3 है, इनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, U + A
T1, V2 की वैल्यू U2 प्लस A T2, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालिए। जैसे ही आप n इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे निकालेंगे, सबको लेकर के ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर वेलोसिटीज का एवरेज एक तरफ लीजिए, एक्सेलरेशन का कॉमन कर दीजिए और टाइम का एवरेज एक तरफ ले लीजिए। तो जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है उसकी तो वैल्यू हो गई 0, ये आ गया एक्सेलरेशन, और टाइम का जो एवरेज हो गया उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने टाउ से। तो फॉर्मूला जो बचा वीडी का वो क्या बचा, ए इंटू टाउ। इसमें ए का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ई बाय एम। उसको उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए, पुट करते ही आपके पास रिलेशन आ गया, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला आ रहा है निकल करके, ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, टेम्परेचर के, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम हो जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्स किसके होती है, टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो अगर ई के अंदर वो फॉर्मूला पुट कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वोल्टेज के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, लेंथ के। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है।